नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रतिभा पर्व 2021-22 हेतु लर्निंग आउटकम्स आधारित अभ्यास प्रश्न लेकर आए हैं। कक्षा 7 विषय गणित। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। यह परीक्षा आपकी 17 जनवरी से प्रस्तावित है। उसकी तैयारी के लिए यह गणित का पहला वीडियो है। पहला प्रश्न है 419.65 में शतांश के स्थान पर हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है 4, 6, 1 और 5। तो देखिए ये संख्या है 419.65, है ना। दशमलव के बाईं ओर हम देखते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा। दशमलव के दाहिनी ओर जाते हैं तो पहला स्थान होता है दशांश और उसके बाद स्थान होता है शतांश। यानी शतांश के स्थान पर क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। 2000 की पूर्ववर्ती संख्या है ए 2001, 1999, 200 और 20। तो पूर्ववर्ती संख्या यानी 2000 से ठीक एक पहले वाली संख्या, है ना। तो ठीक एक पहले यानी 2000 में से हम क्या करेंगे? एक को माइनस कर देंगे, है ना। तो बचेगा 1999। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। पूर्ववर्ती यानी ठीक पहले वाली संख्या। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 3। घन में फलकों की संख्या होती है। घन में कितने फलक होते हैं? ऑप्शन दिया है 4, 6, 12, 14। तो देखिए घन में फलकों की संख्या होती है 6। ऑप्शन बी नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा। चाहे घन हो चाहे वो घनाभ हो, है ना, इनमें फलकों की संख्या 6 होती है। प्रश्न क्रमांक 4। दी गई आकृति में कोण है। आपको दिया है कोण 42 डिग्री का। इसका नाम क्या है? ऑप्शन आपको दिया गया है समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण और ऋजु कोण। तो देखिए हम देख रहे हैं कि यह कोण जो है 90 डिग्री से कम का कोण है ना। तो जो कोण 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम का होता है उसे हम कहते हैं न्यून कोण। इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5। 2 रुपये 5 पैसे को दशमलव के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। ऑप्शन ए 2.5, बी 2.50, सी 2.05 और डी 25.0। तो देखिए 2 रुपये और 5 पैसे को जो है दशमलव के रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है क्योंकि रुपये में 100 पैसे होते हैं। यानी शतांश के स्थान से यहाँ लिखना शुरू करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी 2 रुपये 5 पैसे को हम लिखेंगे 2.05 रुपये। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 18.5 माइनस 12.59 का मान होगा, है ना। माइनस का मतलब होता है घटाना, ठीक ना। तो 18.5 में से हम क्या करेंगे कि 12.59 घटा देंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अंक है, शतांश के स्थान में कोई अंक नहीं है, हमने शून्य लगा दिया और इसको माइनस करते हैं। 10 में से 9 घटाया बचा 1, उधार लिया यहाँ पे 4 बचेंगे। 4 में से 5 नहीं घटेगा, 1 इधर उधार लिया। 14 में से 5 घटाएंगे तो 9.7 में से 2 घटाते तो 5, यानी 5.91। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 2/5 धन 1/3 का मान क्या होगा? तो क्या है? भिन्न के जोड़ हैं।
यानी देखिए 2/5 धन 1/3, है ना। जब भी भिन्न की जोड़ करना हो तो हर का हम निकालते हैं लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम। 5 और 3 का एलसीएम निकालते हैं जो कि आता है 15। 15 में 5 का भाग लगाया, 3 बार भाग जाता है, 3 का गुणा 2 में करते हैं, 3 दूनी 6 धन। अब इसी प्रकार से 3 का भाग लाएंगे 15 में, 5 बार जाता है, 5 एकम 5, 6 और 5 11/15, यानी इसका जो है मान क्या हो जाएगा 11/15। इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, 1580 की परवर्ती संख्या क्या है। परवर्ती संख्या यानी ठीक बाद वाली संख्या। अब जब ठीक बाद वाली संख्या निकालनी हो तो हम क्या करते हैं कि परवर्ती संख्या निकालने के लिए जो संख्या आपको दी गई है उसमें एक जोड़ देते हैं, है ना। तो कितना आ जाएगा 1581, क्या हो जाएगा 1581। इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है 12 व 15 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, है ना। तो देखिए महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले जो है इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं अलग अलग, है ना। 2 का भाग लगाया 12 में 6 बार, फिर 2 का लगाते हैं 3 बार और 3 एकम 3। इसी प्रकार से 9 में हम 2 का भाग लगाते हैं 18 में तो 9 बार आता है, और 9 में फिर 3 का भाग आया, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, है ना। अब देखिए दोनों में जो कॉमन है अभाज्य गुणनखंड उसको हम निकाल लेते हैं। हम देख रहे हैं कि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, हमने 2 निकाल लिया। फिर 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, ये हमने 3 बाहर निकाल लिया। अब कोई भी अभाज्य गुणनखंड इनमें कॉमन नहीं है, इसलिए इनका गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6, यानी 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा 6। इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 10, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, क्या कहलाती है। ऑप्शन दिया है त्रिज्या, व्यास, परिधि, त्रिज्याखंड। तो देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है व्यास, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, जेड के 5 गुने में से 4 घटाना को व्यंजक के रूप में लिखा जाएगा। ए 4 माइनस Z5, 5Z प्लस 4, 5Z माइनस 4 और 4 माइनस 5Z। तो देखिए जेड के 5 गुने में से जेड का हमने 5 गुना किया, कितना हो गया 5Z, और 4 घटाना है, घटाने के लिए हम माइनस चिन्ह यूज करते हैं, है ना। 4 घटाना है तो क्या हो जाएगा 5Z माइनस 4, ये आपका व्यंजक बन जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 12, -15 माइनस ब्रैकेट में -13 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं दोनों संख्या माइनस वाली है ना। तो क्या करते हैं कि जब भी किसी माइनस वाली संख्या को घटाना होता है ना, तो उसका योग जो प्रतिलोम होता है उसको हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा -15 प्लस 13, है ना। ये दोनों है माइनस है, इन चिन्हों का आपस में गुणा हो जाता है, माइनस माइनस गुणा करते हैं तो प्लस। अब ये देख रहे हैं एक माइनस एक प्लस है, असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह घटते हैं और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या वाला। संख्या तो मान 15 का बड़ा है इसलिए माइनस आएगा, 15 में से 13 घटाते हैं तो 2, यानी हमारा आंसर क्या जाएगा -2। सी ऑप्शन सही है। प्रश्न क्रमांक 13, 0.05 का भिन्न रूप क्या होगा, ठीक है ना। ये है दशमलव भिन्न, इसे हमें बदलना है साधारण भिन्न में। तो क्या करेंगे देखिए 0.05 है ना, इसका बटा कुछ नहीं है, मतलब 1 लिख दिया हमने, और दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, हमने 2 शून्य लगा दिया। अब ये दशमलव हट जाता है, यानी संख्या क्या बन जाएगी 5/100, है ना। अब 5/100 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 14, निम्न में से किसका मान अचर है ना। अचर यानी जिसका मान बदलता नहीं है। हम देख रहे हैं यहाँ पर 3x धन 2, x का मान कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका मान बदल जाएगा। ऑप्शन बी में 5n, n में भी क्या है, चर राशि है ना। चर राशि अलग अलग हो सकती है, इसलिए इसका मान भी बदल जाएगा। इसी प्रकार से 2 + x, इसमें भी x क्या है, चर राशि है, इसलिए इसका मान भी बदल जाएगा। लेकिन 5 + 2 क्या है, 5 + 2 7 होता है, इसका मान कभी बदलेगा नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये अचर हो जाएगा और ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 5 + 2, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, 250 ग्राम को किलोग्राम में लिखने का सही तरीका है। ऑप्शन ए 250/100 किलोग्राम, बी 0.250 किलोग्राम, सी 0.025 किलोग्राम और 0.205 किलोग्राम। तो देखिए, जब भी छोटी इकाई को हम बड़ी इकाई में बदलते हैं, जैसे कि ग्राम को बदलना है हमें किलोग्राम में, तो क्या करेंगे, जितने ग्राम हैं है ना, 250 ग्राम है, इसमें 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 250 को हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, है ना। अब जो शून्य वाली संख्याओं से डिवाइड करना हो तो आसान तरीका ये है कि 1000 में 3 शून्य हैं, तो दाहिनी ओर से 3 अंक छोड़ के हम लगाए दशमलव, है ना, 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगाते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा 0.250 किलोग्राम। और यह स्थिति बन रही है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल होता है। ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 120 डिग्री, डी 360 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न क्रमांक 17, राधा 8 दिन में 960 रुपये कमाती है, वह 10 दिन में कितने रुपए कमाएगी, ठीक है ना। तो देखिए, अनेक से पहले एक निकालते हैं कि एक दिन में वो कितना कमाती है, इसलिए क्या करेंगे कि 960 को हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, यानी 960 में 8 का हम भाग लगाते हैं, तो 8 एकम 8 है ना, बचा 1, अगला अंक उतर लिया, 16 हो गए, 8 दूनी 16, ठीक है ना। ये हमने 16 इसमें से माइनस कर दिया, 0 बचा, अगला अंक 0 उतार लिया, भाग नहीं जाए उसकी 0 लगाते हैं, यानी एक दिन में वह 120 रुपये कमाती है। हमें ज्ञात करना है 10 दिन में, तो 120 में क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देते हैं, तो हो जाता है 1200, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर होते हैं। अब क्या बराबर होते हैं, ऑप्शन आपको दिया है, 2 कोण, 2 भुजाएं, 1 कोण 1 भुजा और तीनों भुजाएं। देखिए, समद्विबाहु है ना, समद्विबाहु मतलब जिसकी दोनों भुजाएं समान होती है वह कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती है, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19, निम्न में से 8 का गुणज नहीं है। ऑप्शन ए 8, 6, 16 और 24। देखिए, 8 का गुणज, गुणज यानी अपवर्ती, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल। तो मल्टीपल 8 में 1 का गुणा किया, 8 एकम 8, 2 गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, यानी 8 का आप टेबल बोल दें, उस टेबल में जो संख्या आ रही है ना वो 8 के गुणज हैं। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये गुणज हैं। लेकिन 6 8 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 6 8 का गुणज नहीं होगा और ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20, एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह 12 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 3/4
घूर्णन करें, है ना। 12 से, यहाँ के गलती से हो गया है, इसको आप करेक्ट कर लें, यहाँ से आएगा, है ना। 12 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 3/4 घूर्णन करें। तो देखिए अब घड़ी जो होती है इस प्रकार से होती है। अब यहाँ 12 जैसे हुआ, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 9, है ना, एक उदाहरण के लिए। तो यहाँ से जब घूर्णन करती है तो इसके ये कितने भाग हो गए, 4 भाग हो गए। तो 1, 2 और ये 3/4 भाग हो गए, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, 9, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा कि 3/4 घूर्णन करने पर सुई कहाँ रुकेगी, 9 पर रुक जाएगी, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 21, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। ऑप्शन ए 0, 1, 2 और 4। सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1, है ना। इसे हम गणन संख्या भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं और नेचुरल नंबर भी कहते हैं, ठीक है ना। गिनती जहाँ शुरू होती है वो होती है प्राकृत संख्याएं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या क्या है ना। तो सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या होती है 3। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 16 के अभाज्य गुणनखंड हैं, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड है। बाकी संख्याओं में अभाज्य नहीं है, भाज्य है। जैसे ऑप्शन ए में 16 भाज्य है, ऑप्शन बी में 8 भाज्य है और ऑप्शन सी में 4 भाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अगला प्रश्न है, दिए गए कोणों में से समकोण है। ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 120 डिग्री, डी 360 डिग्री। तो आपको मालूम है कि 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा कि समकोण कौन सा हो गया, 90 डिग्री वाला कोण समकोण कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 26, 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। ऑप्शन ए 1/2, बी 1/24, सी 1/3 और डी 8/60। तो देखिए 8 घंटे एक दिन की, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो क्या करेंगे 8/24, है ना। अब यहाँ 8/24 आपका ऑप्शन नहीं है, तो क्या करेंगे इसे हम सरलतम रूप में परिवर्तित कर लेंगे। तो 8 एकम 8 और 8 तिया 24, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। अब 1/3 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा 1/3, यानी 8 घंटे एक दिन की भिन्न कौन सी हो गई, 1/3। प्रश्न क्रमांक 27, दी गई आकृति में अज्ञात बाह्य कोण x डिग्री का मान क्या होगा, है ना। देखिए ये अज्ञात कोण है x डिग्री, ये बाह्य कोण है, ठीक है ना। और ये दोनों क्या है, अंतः कोण है, 65 डिग्री और 45 डिग्री। तो देखिए जब कोई बाह्य कोण होता है तो उसके सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है ना। सुदूर यानी इससे दूर वाले जो समूह कोण हैं इसके, है ना, इनके कोणों का योग x डिग्री के बराबर होगा, यानी बाह्य कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री, हम दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो जाएगा 10 की 0, ऐसे लाए 10 और 1 11, यानी 110 डिग्री। x की वैल्यू कितनी जाएगी, x बराबर 110 डिग्री, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस आकृति को जो है हम आयत के रूप में ऐसे बांट लेते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 1, 2 और 3 आकृतियाँ बन रही है। अब तीनों का जो क्षेत्रफल निकालेंगे ना, वह उसका योग जो करेंगे वह इस आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए आकृति नंबर 1 में हम देख रहे हैं कि लंबाई कितनी है, 8 है, और चौड़ाई कितनी है ना। अब चौड़ाई देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई, 6 सेंटीमीटर है,
और यहाँ से यहाँ कितनी है 4, तो ये कितनी हो जाएगी 2, यानी 8 दूनी 16 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ देख रहे हैं कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यानी 4 लंबाई हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई 2 हो गई, तो 4 दूनी 8। ठीक है ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कितना है 3 और ये कितना है 4, 3 चौक 12 है ना, 3 का गुणा किया 4 में तो कितना जाएगा 3 चौक 12। अब तीनों का टोटल लगाते हैं तो 36 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी है हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा 36 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 29, यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण माप के बराबर है तो प्रत्येक कोण होगा, क्या होगा। देखिए दो कोणों की मापों का योग समकोण के माप के बराबर है तो प्रत्येक कोण क्या होगा न्यून कोण होगा, क्योंकि ये 180 डिग्री तीनों कोणों योग होता है, उसमें से हमने क्या किया समकोण घटा दिया, बचा कितना 90। तो जब दो कोणों का योग 90 होगा तो वे कोण होंगे न्यून कोण होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।